हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। हम इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ प्रोडक्शन। ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अगर आप कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते हो इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स पे, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक्स मिलेगी। वहां पे आपको कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए, सिलेबस चाहिए या जॉब्स के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आज हम पढ़ते हैं रिटर्न टू स्केल। एक रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर मुझे बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर ये सब चीजें आप करोगे, ट्रस्ट मी गाइस, आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और ज्यादा अच्छा आपके लिए मैं स्टडी मटेरियल लाऊंगा। नाउ रिटर्न टू स्केल क्या है इन लॉन्ग रन। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं लॉन्ग रन की। लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स फैक्टर नहीं होता है। आपके पास जो मशीनरी है, आप उसको भी चेंज करते हो, लैंड नई खरीदते हो, नई बिल्डिंग खरीदते हो, नए लेबर्स हायर करते हो। यानी यहां पे इस वक्त सारे के सारे फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल्स हैं। द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन आउटपुट एंड स्केल ऑफ इनपुट। जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, ये एक्सप्लेन करता है कैसा रिलेशन रहता है आउटपुट में और जब हम स्केल ऑफ इनपुट को चेंज करते हैं। जैसे पहले आपकी स्केल यानी आपकी जो कैपेसिटी थी, आपने एक मशीन रखी थी, उसके साथ आपने 20 लेबर्स रखे, आप 1000 बैग बना रहे थे। फिर आपने नई मशीन, फिर और लेबर, फिर और बिल्डिंग, ये सब चीजें आपने इंक्रीज की। तो आउटपुट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये एक्सप्लेन करता है। यहां पे इस वक्त सारे क्या है, सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज होते हैं। मैंने आपको बोला है सेम प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। जैसे शॉर्ट रन में हम क्या करते हैं, एक मशीनरी है, ठीक है, इसके साथ हमने पहले 5 लेबर इस्तेमाल किए। फिर इसी मशीनरी के साथ हमने सोचा नहीं यार, 10 लेबर हम इस्तेमाल करते हैं। यहां पे फिर हमने 15 इस्तेमाल किए। जब हम लॉन्ग रन में देखते हैं ना, हम एक मशीनरी को देखते हैं कि यार इसकी फुल कैपेसिटी कितनी है, यहां पे हम कितने लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने मान के चला यहां पे 20 लेबर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर कोई भी चेंज आप नहीं करोगे। आप नई मशीन लाओगे, उसके साथ भी 20 लेबर इस्तेमाल करोगे। नई मशीन लाओगे, उसके साथ भी आप 20 लेबर इस्तेमाल करोगे। यानी यहां पे सेम प्रोपोर्शन रहता है। हमने पढ़ा था कि जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है, यहां पे हम आइसोकॉन्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आइसोकॉन्ट्स, इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। आइसोकॉन्ट्स मींस आइसो एंड कॉन्ट। आइसो का मींस इक्वल एंड कॉन्ट मींस क्वांटिटी। Isocont is the curve that represent all possible combination of two inputs that produce the exact level of output। क्या आपको थोड़ा सा ऐसा लगा कि यार ये लैंग्वेज मैंने कहीं सुनी सुनी है। जब हमने इनडिफरेंस करो पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि इनडिफरेंस करो इज ए करो वी शोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जो कि एक कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। यानी ये होती थी इनडिफरेंस करो। इस पे ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स है, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को देते थे। इस तरह से दूसरा, ये भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते थे। ये तीसरा, ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो ये जो आइसोकॉन्ट है ना, ये भी इंडिफरेंस करो है, लेकिन कौन सी, प्रोडक्शन इंडिफरेंस करो। यानी सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ यहां पे है प्रोडक्शन इंडिफरेंस करो। यहां पे थोड़ा सा चेंज है। यहां पे हम लेते हैं टू इनपुट्स, यूजुअली हम लेते हैं लेबर और कैपिटल को, जो हमें देते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट। यानी ये आपके पास ऐसी ही आइसोकॉन्ट है।
ये करेगी शो एक कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का, जो आपको आउटपुट देंगे। ये भी वही आउटपुट देंगे, दूसरा कॉम्बिनेशन। ये तीसरा कॉम्बिनेशन, ये भी आपको सेम आउटपुट देंगे। यानी एवरी पॉइंट ऑन द कर्व यील्ड द सेम प्रोडक्शन वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो, ये आपके पास आइसो काउंट है। आपने सोचा मैं 30 मशीनरीज और 2 लेबर्स इस्तेमाल करूंगा, तो ये है 2 लेबर्स और 30 कैपिटल्स। ये आपको 400 यूनिट्स बैग प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। फिर आपने सोचा नहीं मैं चेंज करता हूं, तो यहां पे आपने 20 मशीनरीज और 4 लेबर इस्तेमाल किए। सॉरी, 22 मशीनरीज और 4 लेबर, तो ये भी आपको वही दे रहे हैं। इस पॉइंट पे आपने 16 मशीनरीज एंड 6 लेबर इस्तेमाल किए, ये भी आपको 400 यूनिट्स बैग प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। इस पॉइंट पे भी सेम आपको मिल रहा है। यहां पे कुछ एजम्पशंस हैं, जिनमें पहली एजम्पशन है, इट इज एज्यूम दैट ओनली 2 फैक्टर्स आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर हम 2 से ज्यादा लेंगे तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, तो हम यहां पे लेते हैं सिर्फ 2 फैक्टर्स। और जो 2 फैक्टर्स है इनको हम डिवाइड कर सकते हैं स्मॉलर पार्ट्स में। ठीक है, जैसे लेबर अगर आपको 10 चाहिए, पहले आप 2 खरीदोगे, फिर आपने 2 हायर की, फिर आपने 2 हायर की। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट है, द सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द 2 फैक्टर्स इज टेक्निकली पॉसिबल। अब जो सब्स्टिट्यूशन है, यानी एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो पॉसिबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 30 मशीनरी है, आपने 8 कम कर दी ना, तो इन 8 कम मशीनरीज की वजह से आपने 2 लेबर यहाँ पे बढ़ा दिए, यानी 8 मशीनरीज की जगह आपने 2 लेबर इंक्रीज किया, इनका सब्स्टिट्यूशन किया। इस तरह से यहाँ पे और आपने 6 कम कर दिए, यहाँ पे 2 और बढ़ा दिए, यानी एक दूसरे की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अंडर द गिवन टेक्निक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी यूज्ड विद मैक्सिमम एफिशिएंसी। और जो भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करने हैं, उनको हमने मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ इस्तेमाल करना है। तो ये हमारे पास होगी आइसो काउंट। अब हम थोड़ी सी इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे कि जो आइसो काउंट है इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। पहली, जैसे इंडिफरेंस करो में है, वैसे यहां पे भी है, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमारे पास इंडिफरेंस करो में ऐसी ही इंडिफरेंस करो है, आइसो काउंट्स में भी ऐसा ही है। क्यों? बिकॉज when the quantity of factor say labor is increased, the quantity of capital must be reduced। अब देखो, अगर आपको चाहिए सेम लेवल ऑफ आउटपुट, आपको चाहिए 400 बैग, अगर आप कैपिटल को डिक्रीज करोगे तो आपको लेबर इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी आपने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कम करना है, दूसरे को बढ़ाना है। ना तो आप दोनों कम कर सकते हो, ना तो आप दोनों डिक्रीज कर सकते हो। फिर अगर आपने दोनों कम कर दिए तो फिर आपके पास प्रोडक्शन कम हो जाएगी। अगर आपने दोनों बढ़ा लिए, फिर आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा होगी। सेम लेवल ऑफ अगर आपको आउटपुट निकालना है, फिर अगर आप एक को इंक्रीज करोगे, दूसरा डिक्रीज, अगर दूसरा डिक्रीज तो दूसरा वाला इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। अब दूसरा, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। जो आइसोकाउंट है वो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। इसका मतलब यह है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, वो यहां पे क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। इसका क्या मतलब है, एज यू सब्स्टिट्यूट वन मोर लेबर फॉर कैपिटल। अब यहां पे क्या कर रहे हो, मशीनरीज को कम कर रहे हो, लेबर को बढ़ा रहे हो, मशीनरीज को कम कर रहे हो, लेबर को बढ़ा रहे हो। जैसे जैसे आप लेबर को सब्स्टिट्यूट करोगे कैपिटल के लिए, यही कर रहे हो ना, मशीनरीज को कम, उनकी जगह पे लेबर इस्तेमाल कर रहे हो, इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट टू रिप्लेस द रिमेनिंग कैपिटल। ये आपके लिए डिफिकल्ट होता जाएगा। यार मशीनरीज जो काम करेंगे वो तो लेबर नहीं कर रहे हैं, यहां पे आप मशीनरीज घटा रहे हो और लेबर बढ़ा रहे हो, मशीनरीज घटा रहे हो, लेबर बढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट हो रहा है टू रिप्लेस मशीनरी विद कैपिटल। You need more and more labor to replace each subsequent unit of capital। तो इस वजह से जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है, यह डिक्रीज होता है। जैसे आप यहां पे देखो, अब यहां पे स्लोप ऑफ आइसोकाउंट क्या है, यही है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जरा मुझे बताओ कैसे हम निकालते हैं स्लोप। किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो सिंपल, आपने चेंज देखना है।
तो यहां पे चेंज यानी चेंज इन कैपिटल अपॉन यहां पे चेंज यानी चेंज इन लेबर। मैंने कोई फॉर्मूला यहां पे नहीं लिखा था, आपने खुद ही मुझे बता दिया भाई चेंज ही तो हम निकालते हैं, ठीक है ना। किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है तो चेंज। यहां पे कितना चेंज हो रहा है, 30 - 22 अपन यहां पे कितना चेंज हो रहा है, 4 - 2, दैट इज, थोड़ा सा इसको हम, तो ये आपके पास आएगा 8/2, दैट इज 4। ठीक है, यहां पे देखो कितना चेंज हो रहा है, 22 - 16 अपन यहां पे कितना चेंज हो रहा है, दो लेबर बढ़ रहे हैं यानी 6 - 4, यहां पे आएगा 6/2, दैट इज 3। तो कंटिन्यूअसली जो आपका स्लोप है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहा है, डिमिनिश कर रहा है। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी हमने पढ़ा कि चेंज इन कैपिटल अपॉन चेंज इन लेबर, ये होता है इक्वल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी जितनी एडिशनल प्रोडक्शन करता है लेबर डिवाइडेड बाय जितनी एडिशनल प्रोडक्शन करता है कैपिटल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आमतौर पर जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश कर रहा है, और हमारे पास इस तरह की आइसोकॉन्ट है। अगर आपके पास ये पूछा जाए बताओ भाई अगर ये कांस्टेंट होगा तो उस केस में आइसोकॉन्ट की शेप कैसी होगी, तो फिर वो स्ट्रेट लाइन होगी। अगर ये इंक्रीज करेगा, जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन है ये इंक्रीज करेगा, फिर होगी ये कनकेव टू द ओरिजिन। हमारे पास पीछे क्या था, जो ये है कन्वेक्स टू द ओरिजिन, लेकिन जब इसका उलट करेगा यानी मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन अब बढ़ रहा है इंक्रीजिंग, फिर होगी ये कनकेव टू द ओरिजिन। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी नॉन इंटरसेक्शन ऑफ आइसोकॉन्ट। अब यहां पे जो आइसोकॉन्ट है ना, अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देखेंगे, हायर आइसोकॉन्ट हायर लेवल ऑफ आउटपुट, लोअर आइसोकॉन्ट लोअर लेवल ऑफ आउटपुट, यानी हर एक आइसोकॉन्ट पे अपना अपना प्रोडक्शन है। यहां पे मान के चलो 300 है, इस वाली आइसोकॉन्ट पे 400 है, इस वाली पे है 500, इस वाली पे 600। अब मुझे बताओ ये दो अगर मिलेंगी तो इस पॉइंट पे फिर दोनों प्रोडक्शन इक्वल होनी चाहिए। यहां पे ये वाली आइसोकॉन्ट 300 बना रही है बैग्स, ये वाली बना रही है 100, तो यहां पे फिर बराबर कैसे हो गया, यहां पे या तो 300 होना चाहिए या तो 100 होना चाहिए, यानी आइसोकॉन्ट्स आपस में कट नहीं करती हैं, और ना ही ये एक्स एक्सिस को टच करती हैं ना वाई एक्सिस को, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है कि हम दोनों को इस्तेमाल करेंगे साथ में। हम कुछ कैपिटल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लेबर भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हमारे पास लेबर जीरो है, तो लेबर इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे कैपिटल जीरो है, लेकिन हमें लेबर भी इस्तेमाल करना है और कैपिटल भी इस्तेमाल करना है। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पे। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल इज अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, जो एक्सप्लेन करता है हाउ आउटपुट चेंजेस, आउटपुट कैसे चेंज होता है व्हेन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड साइमल्टेनियसली, यानी जब हम स्केल ही इंक्रीज करेंगे, यानी एक मशीनरी उसके साथ कुछ लेबर, फिर दूसरी मशीनरी उसके साथ कुछ लेबर, तो जब हम स्केल ही इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो आउटपुट है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो कौन स्टडी करता है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। एजम्पशंस क्या है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है, देयर इज नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन है। मार्केट के अंदर क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है। परफेक्ट कंपटीशन मतलब एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहां पे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हों, खरीदने वाले बहुत हों, बेचने वाले बहुत हों, और जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं ना वो होमोजीनियस है, सेम है। जब हम वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट याद रखो। फिर आउटपुट आर रिटर्न्स आर मेजर इन फिजिकल क्वांटिटीज, जो आउटपुट बन रहा है ना इसको हम किसी फिजिकल क्वांटिटीज में मेजर करते हैं। अब हमारे पास जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है
इसके 3 फेजेस है, बहुत आसान है। फर्स्ट फेज इज इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, दूसरा हमारे पास है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, तीसरा हमारे पास है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। अब पहले में क्या होता है, इफ ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1%, अगर आप अपने इनपुट्स को इंक्रीज करोगे 1%, आउटपुट इंक्रीज होता है लेकिन मोर देन 1%, यानी इनपुट इंक्रीज आपने किया 1% और जो आउटपुट है वो निकला 5%। जितना आपने इनपुट इंक्रीज किया उससे कई गुना ज्यादा आउटपुट निकला, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट मतलब in this case, if all inputs are increased by 1%, the output increases exactly by 1%। आपने इनपुट इंक्रीज किया 1%, आउटपुट भी बढ़ा लेकिन कितना, सिर्फ 1%। आपने इनपुट इंक्रीज किया 2%, आउटपुट भी बढ़ा 2%। जितना इनपुट उतना आउटपुट, इसको हम कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। भी कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल को हो या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, दोनों एक ही है। फिर है डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, इफ ऑल द इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय 1%, आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन 1%। अब यहां पे क्या हो रहा है, आपने इनपुट बढ़ाया 1%, आउटपुट भी बढ़ा, यहां पे तीनों में बढ़ता है लेकिन कितना, 0.2%। या फॉर एग्जांपल आपने इनपुट बढ़ा दिया 10%, आउटपुट भी इंक्रीज हुआ लेकिन सिर्फ 5%। जितना आपने इनपुट इंक्रीज किया उतना आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ। थोड़ा अगर हम ग्राफिकली भी समझेंगे, जब तक ना मैं ग्राफ से समझाता हूं मुझे मजा ही नहीं आता है। ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया ना, थोड़ा सा ग्राफिकली भी समझ लो। अब देख लो, ये आपके पास है कैपिटल और ये आपके पास है लेबर, यानी ये जो आपके पास आइसो काउंट है, यहां पे 3 लेबर और 3 मशीनरीज आप इस्तेमाल कर रहे हो और 100 बैग्स आप आराम से बना सकते हो। फिर आपने क्या किया, 3 से बढ़ा के 5 कर दिया, यानी 2 मशीनरीज बढ़ा दी और यहां पे आपने 2 लेबर बढ़ा दिया, 2 आपने लेबर बढ़ा दिया। ओवरऑल जो प्रोडक्शन है अब आपकी हो गई 200 बैग्स, यानी प्रोडक्शन में इंक्रीज कितना हुआ, 100 बैग्स का। अब ये जो 100 बैग्स हैं ये बढ़ा सिर्फ 2 मशीनरी और 2 लेबर की वजह से। पहले आपको रिक्वायरमेंट थी 3 लेबर्स और 3 मशीनरीज की, लेकिन अब जो है सिर्फ आपने 2 लेबर बढ़ा दिए लेकिन उसकी वजह से आपका 100 यूनिट बैग्स बढ़ा। फिर अगर आप आगे देखोगे, फिर यहां से आपने सिर्फ एक मशीनरी बढ़ाई, यहां पे आपने सिर्फ एक लेबर बढ़ा दिया, टोटल प्रोडक्शन हो गई 300, यानी यहां पे आपके पास फिर 100 बैग्स बढ़े, यानी एक मशीनरी एक लेबर की बढ़ाने की वजह से आपके 100 बैग्स की प्रोडक्शन बढ़ी। जहां पे पहले आपको 3 लगाने पड़ते थे, फिर आपको 2 लेबर 2 मशीनरी लगानी पड़ती थी, अब सिर्फ एक लेबर और एक मशीनरी की वजह से आपका काम हो रहा है। तो ये हो गया इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, यहां पे जो पीछे वाला हिस्सा है वो ये बड़ा है आगे वाले हिस्से से और आगे वाले से बड़ा है ये। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आपको 2 मशीनरी और 2 कैपिटल आपने बनाए 100 बैग्स। ठीक है, फिर आपने 2 मशीनरीज बढ़ा दी और 2 कैपिटल बढ़ा दी और जो आपका आउटपुट है वो हो गया 200 बैग, यानी 2 लेबर और 2 कैपिटल के बढ़ाने की वजह से 100 यूनिट्स ज्यादा प्रोडक्शन होने लगी, यानी पहले भी उतना था अभी भी उतना है। फिर यहां पे आपने बढ़ाया, 2 लेबर्स और 2 कैपिटल्स और बढ़ा लिए, 2 लेबर्स और बढ़ा लिए, तो यहां पे भी 100 बैग्स की एडिशनल प्रोडक्शन आपको होने लगी, यानी यहां पे तीनों हिस्से आपके बराबर है। जितना आप इनपुट बढ़ा रहे हो इतना आप आउटपुट आपका निकल रहा है। दिस इज कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे आपने 2 लेबर्स और 2 मशीनरीज लगाई और 100 बैग बना दिए। फिर आपने सोचा मैं बढ़ाता हूं, आपने कितना बढ़ाया, 5, यानी प्लस कर दिया आपने 3 मशीनरीज, यहां आपने कर दिया प्लस 3 लेबर्स। आपका जो आउटपुट है सिर्फ 100 बैग्स बढ़ा, यानी 3 मशीनरीज आपने बढ़ाई, 3 लेबर बढ़ाई, लेकिन अभी भी बना सिर्फ 100।
जो कि आप ऑलरेडी दो दो से भी बना रहे थे, यानी अब आप तीन तीन से ही उतना बना रहे हो, तो ये क्या हो गया, डिमिनिशिंग रिटर्न। अब यहां पे देखो, आपने 4 मशीनरीज इंक्रीज की यहां तक, और यहां पे भी आपने 4 लेबर इंक्रीज कर दी, लेकिन अगर आप देखोगे प्रोडक्शन आपके पास सिर्फ 100 बैग्स की बढ़ी। जो आप ऑलरेडी दो दो मशीन से बना रहे थे, अब आप वो चार चार से बना रहे हो, यानी यहां पे क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। जितना आप इंपुट बढ़ा रहे हो, आउटपुट उतना नहीं बढ़ रहा है। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। फिर हमारे पास है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम किसको हम कहते हैं? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन वेयर प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज हिज आउटपुट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, वो स्टेज है जहां पे एक प्रोड्यूसर अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करे। इट इज आल्सो नोन एज ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूसर है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल करेगा जहां पे उसको मैक्सिमम आउटपुट निकले और लीस्ट कॉस्ट बढ़े। यानी वो मशीनरीज, नंबर ऑफ मशीनरीज वो उतनी इस्तेमाल करेगा, नंबर ऑफ लेबर इनके साथ वो उतने अटैच करेगा जहां पे उसको कम से कम कॉस्ट पड़े एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट हो जाए। तो इस स्टेज को हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इसके लिए एक छोटा सा यहां पे हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन क्या है? रिप्रेजेंट all possible combination of two factors of production that a firm can purchase। सिंपल जिस तरह से बजट लाइन है, जो आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन है, ये शो करती है कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिसको आप खरीद सकते हो। यानी ये आपके पास लाइन है, यानी एक फर्म की सिर्फ इतनी बजट है, यहां से वो आगे जा ही नहीं सकती है। यहां पे उसने 0 लेबर और 4 मशीनरीज खरीदी, यहां पे 4 लेबर और 4 मशीनरीज खरीदी, यहां पे 6 लेबर और 2 मशीनरीज खरीदी। ठीक है, जो आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन है, ये शो करती है फिक्स या टोटल बजट ऑफ एक फर्म। एक फर्म के अंदर कितने फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, वो हमें कौन बताता है? आइसो कॉस्ट लाइन। आइसो कॉस्ट लाइन गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन फैक्टर प्राइस। यह हमें फैक्टर की प्राइस बताती है, यानी आपको लेबर कितना का पड़ा, आपको कैपिटल कितना का पड़ा, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म। और एक फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कितने हैं, उनके पास पैसे कितने हैं, जितने वो पैसे होंगे उसी हिसाब से वो मशीनरीज एंड लेबर को खरीदेंगे। ठीक है ना? इसको हम आइसो इनकम लाइन, आइसो एक्सपेंडिचर या आइसो या टोटल आउटले करो भी कहते हैं। नाउ कंडीशंस फॉर प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। क्या क्या कंडीशंस है? देखो, हमारे पास है आइसो काउंट करो, फिर हमारे पास है आइसो कॉस्ट लाइन। अब जो आइसो काउंट है, ये हमें क्या बताती है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस द सेम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, जैसे यहां पे एक पॉइंट है ए, यहां पे दूसरा पॉइंट है बी, यहां पे तीसरा पॉइंट है सी। तो हर एक कॉम्बिनेशन सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा। और आइसोकास्ट ये शो करती है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हम खरीद सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे पहली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। यानी जो स्लोप है आइसो काउंट का, वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। यानी जो आइसो कॉस्ट है एंड आइसो काउंट है, ये होनी चाहिए टेंजेंट, और इस पॉइंट पे जो कर है वो होनी चाहिए कन्वेक्स टू दी ओरिजिन। तो ये आपके पास दो कंडीशन है, यानी ये जो पॉइंट ई है, इस पॉइंट पे दोनों कर्व्स का जो स्लोप है वो है इक्वल, और इस पॉइंट पे टेंजेंट भी है एंड कन्वेक्स टू देयर ओरिजिन।
तो ये है कंडीशन फॉर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। सिर्फ दो आपको याद रखनी है तो आराम से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। यहां से भी क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन था इसको डेवलप किया है चार्ल्स डब्ल्यू कॉब ने एंड पॉल एच डॉगलस ने। इन्होंने जो प्रोडक्शन फंक्शन दिया वो दिया लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, which implies that the factors of production can be substituted for one another up to certain extent। पहला पॉइंट आपने ये याद रखना है, कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन। और इन्होंने कहा जो हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको हम एक दूसरे की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेकिन किसी सर्टेन एक्सटेंट तक ही, वहां से आगे इनको हम सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अब जो लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन है इसको हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन विद कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन कंसिडर्ड ओनली टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल। इन्होंने सिर्फ दो फैक्टर्स कंसिडर किए, कौन? लेबर एंड कैपिटल। प्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन बोथ फैक्टर्स आर एप्लाइड। इन्होंने कहा प्रोडक्शन तब होगी जब हम इन दो फैक्टर्स को एप्लाई करेंगे। यह हमारे पास हो गया। फिर उन्होंने कहा जो लेबर है वो कंट्रीब्यूट करता है 3/4 ऑफ प्रोडक्शन, यानी ज्यादा, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूट्स ओनली 1/4 ऑफ प्रोडक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी कभार ये पूछा जाता है। द इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन द फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। और जो उनके बीच में इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है? यूनिटरी है, यानी इक्वल टू 1 है। फिर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फार्मूला कॉब डॉगलस ने दिया वो है Q इज इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा के की पावर बीटा। Q आपके पास आउटपुट है, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। फिर L आपके पास है लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर। K आपके पास है कैपिटल। फिर जो A है द कांस्टेंट रिप्रेजेंटिंग टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। ए क्या रिप्रेजेंट करता है? टेक्नोलॉजी एंड एफिशिएंसी। फिर आपके पास जो अल्फा एंड बीटा है ये शो करते हैं आउटपुट इलास्टिसिटीज। क्या मतलब इसका? पॉजिटिव कांस्टेंट बिटवीन 0 एंड 1 that determines the responsiveness output to change in labor and capital। यानी अल्फा शो करता है आउटपुट कितना इंक्रीज होता है, आउटपुट कितना चेंज होता है जब हम लेबर को चेंज करते हैं, और बीटा शो करता है आउटपुट कितना चेंज होता है जब हम कैपिटल को चेंज करते हैं। ठीक है, अल्फा से हमें पता चलता है लेबर इंक्रीज करने से आउटपुट में कितना इंक्रीज हुआ, और बीटा हमें बताता है जब हम मशीनरी को इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ। जितनी बड़ी वैल्यू होगी इतना ही वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा की वैल्यू बड़ी होगी मतलब यहां पे लेबर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बीटा की वैल्यू ज्यादा होगी मतलब बीटा का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, यानी कैपिटल का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनकी इंटेंसिटी को मेजर करते हैं बीटा अपॉन अल्फा से। मतलब कौन कितना इंपॉर्टेंट है। देखो ये है आपके पास, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है मतलब लेबर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका देखो 10/2, दूसरा है 2/10। यहां पे क्या आएगा 5 यानी ग्रेटर देन 1, यहां पे आएगा 0.2 यानी लेस देन। तो यहां से आपने एक चीज को ऑब्जर्व किया, ऊपर से अगर वैल्यू बड़ी होगी नीचे वाले से तो वैल्यू हो जाती है ग्रेटर देन 1, अगर ऊपर वाले की वैल्यू कम है नीचे की ज्यादा है तो फिर हो जाती है लेस देन 1। अब जब वैल्यू होगी ग्रेटर देन 1 इसका मतलब जो बीटा है ये ज्यादा है और ये कम है, मतलब कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेबर। ठीक है,
यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन है, ज्यादा हम मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेबर कम। जब ये लेस देन होगा, यहां पे लेस देन था, मतलब नीचे वाला बड़ा है ऊपर वाले से, मतलब लेबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल। यहां पे लेबर इंटेंसिव टेक्निक जब दोनों बराबर है, जैसे 10/10, तभी तो 1 आएगा ना। दोनों बराबर हैं, मतलब बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है। फिर अब जो रिटर्न टू स्केल है, ये हमें पता चलता है अल्फा प्लस बीटा से। अगर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन 1, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल। तो ये था आपके पास कॉब डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ आज का हमारा लेक्चर हो जाता है खत्म। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।